जिस तरह से दोस्तों हम आम या दूसरी किसी चीजों की अचार बना के बहुत दिन तक उसे खराब होने से बचा सकते हैं, अगर ठीक उसी तरह से किसी इंसान का भी अचार बना दिया जाए और उस इंसान को 100 साल बाद बिल्कुल सही सलामत और स्वस्थ हालत में बाहर निकल लिया जाए तो कैसा होगा। आज की ये मजेदार कहानी कुछ उसी तरह की है। तो कहानी की शुरुआत में हम हर्षल और सैरा नाम की एक जवान यहूदी जोड़े को देखते हैं जो यूरोप से अपनी जान बचाकर साल 1919 में अमेरिका भाग आए थे। उन दोनों की सिर्फ यही तमन्ना थी कि वो खुद की कब्र खरीदने लायक पैसे जोड़ सकें। तो हर्षल एक अचार की फैक्ट्री में नौकरी करने लगा जहां उसे 10 चूहे मारने पर 1 सेंट मिलता था। उन दोनों ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार एक ही साथ 2 कब्र खरीदें ताकि वो दोनों मरने के बाद भी एक साथ रह सके। अब सैरा प्रेग्नेंट हो गई और फिर एक दिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा काली बादल छा गई, क्योंकि उस दिन हर्षल गलती से अचार के एक डब्बे में गिर गया और उधर सरकार ने बढ़ती बीमारियों को देखकर फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उन सभी डिब्बे को ढक दिया गया। तो इसी तरह हर्षल अगले 100 साल के लिए इसी डब्बे में कैद हो गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा पर कोई भी हर्षल को ढूंढने नहीं आया। आखिरकार 100 साल बाद 2 लड़के वहां पहुंचे और उनका ड्रोन उस डब्बे के ढक्कन से जा टकराया। अब जैसे ही उन्होंने उस ढक्कन को हटाया तो अचानक हर्षल बाहर निकला, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। पर हैरानी की बात तो ये थी कि 100 साल के बाद भी हर्षल बिल्कुल स्वस्थ और जिंदा था। अब जल्द ही ये खबर चारों तरफ फैल गई। तो एक कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने बताया कि वो आज तक जिंदा कैसे रहा। इसके बाद हर्षल को जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया पर वो एकदम ठीक था। डॉक्टर ने पता लगाया कि हर्षल के परिवार के सभी लोग अब मर चुके हैं और अब सिर्फ उसका परपोता बेन ही जिंदा है। तो अब बेन को बुलाया गया और वो अपने परदादा हर्षल को खुशी खुशी लेने भी आ गया। यहाँ हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। अब हर्षल जब हॉस्पिटल से बाहर निकाला तो आसपास की ऊंची ऊंची इमारतें और गाड़ियां देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। आखिरकार बेन हर्षल अपने घर पर ले आया और उसका घर देखकर तो हर्षल के होश उड़ गए, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बताई थी। बेन ने कहा कि वह जब तक चाहे तब तक यहां रह सकता है, लेकिन हर्षल उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था। बाद में फिर बेन ने अलेक्सा से कहकर एक पुराना गाना बजाया और दोनों मस्ती में नाचने लगे। फिर कुछ देर बाद हर्षल ने बेन से पूछा कि वो काम क्या करता है, पर जब बेन ने बताया कि वो एप्स बनाना चाहता है तो हर्षल को कुछ भी समझ नहीं आया। बेन ने बताया कि वो पिछले 5 साल से बूब बब नाम की एक ऐप बना रहा है जिससे लोग सामान खरीदने से पहले ही ये जांच कर सकते हैं कि वो कंपनी भरोसे की लायक है या नहीं। हर्षल ने देखा कि दीवारों पर तो उनके परिवार की कोई भी तस्वीर नहीं है, तो बेन अपने कमरे से एक एल्बम लेकर आया और जब हर्षल ने सैरा की तस्वीर देखी तो उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने बेन से उसकी माँ बाप यानी हर्षल की बेटे और बहू के बारे में पूछा, पर बेन ने भारी आवाज से बताया कि वो एक दुर्घटना में मारे गए थे। तो अगले दिन वह दोनों अपने परिवार की कब्र पर गए, पर सैरा की कब्र की इतनी बुरी हालत देखकर हर्षल यही रोने लगा और तभी उसने देखा कि उसकी कब्र के ऊपर रूस के सेना शराब के पोस्टर लगा रहे थे। इसे देखकर हर्षल को उन फौजियों की याद आ गई जिससे बचकर वो अमेरिका आए थे। इसके बाद हर्षल ने गुस्से में उन लोगों से पोस्टर्स हटाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो हर्षल हाथापाई पर उतर आया। हालांकि बेन उसे छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो खुद ही पिट गया और फिर उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो आखिरकार बेन ने बहुत सारा पैसा देकर अपनी और हर्षल की बेल कराई। फिर हर्षल ने बेन से कहा कि उसे अपने ऐप लिए किसी इन्वेस्टर से पैसे मांगने चाहिए, लेकिन वहां जाते ही बेन का दिल टूट गया, क्योंकि उसके गिरफ्तार होने की वजह से कोई भी इन्वेस्टर उसकी ऐप में पैसा लगाने को तैयार ही नहीं था। तो बेन ने गुस्से में आकर इसका इल्जाम हर्षल पर लगाया, पर हर्षल तो चाहता था कि बेन ये ऐप बनाना छोड़कर उसके साथ अचार का बिजनेस शुरू करे। तो इससे बेन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा कि अगर परदादी आज जिंदा होती तो कहती कि कैसा बेकार पति मिला मुझे। तो इस पल में हर्षल ने यह थाम ली कि वो अचार का इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर देगा कि बेन की मरे हुए परिवार वालों को उस पर गर्व होगा। उसने बेन से वादा किया कि वो इतने पैसे कमाएगा कि सैरा की कब्र के ऊपर लगे उन पोस्टर्स को खरीद कर हटा सके। और कहा कि बेन इस परिवार के नाम पर एक कलंक है और वहां से चला गया। अब सबसे पहले वो किसी किराने की दुकान पर खीरे खरीदने पहुंचा, लेकिन उसकी कीमत बहुत महंगे थे सो वो खरीद नहीं पाया। फिर बाहर उसकी नजर एक कूड़ेदान पर पड़ी जहां उसे पैकेट में कुछ खीरे दिखाई दिए।
तो उसने तुरंत वो खीरे उठाया और इसी तरह से शहर के कूड़ेदान में घूमकर अचार बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया। फिर उसने एक रेडी पर उन सामान को रखकर नमक और बारिश का पानी मिलाया तो आखिरकार खीरे का अचार बनकर तैयार हो गया। इसके बाद उसने सड़क के किनारे पर अचार का ठेला लगाया और अपना पहले डिब्बा $4 में बेचा। उसने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया और यह अचार दुकान से काफी सस्ता भी था, इसलिए जल्द ही उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। उसने लोगों को कहा कि वह अचार खत्म होने के बाद उस डब्बे में फिर से अचार भरवा कर ले जाए। असल में ये उसकी कंजूसी थी, लेकिन लोगों को लगा कि उसे अपने आसपास की प्रकृति की बहुत चिंता है, तो देखते ही देखते लोगों ने उसके बिजनेस के बारे में सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया और जल्द ही उसके इतने कस्टमर बढ़ गए जो कि उसने सोचा ही नहीं था। उधर बेन अपनी आप के काम में आगे नहीं बढ़ पा रहा था, पर जब उसे हर्षल के नए बिजनेस की खबर मिली तो वो जल उठा और एक दिन उसने हेल्थ डिपार्टमेंट में फोन करके शिकायत कर दी कि हर्षल अपना अचार कूड़ेदान से उठाया हुआ सामान से बनाता है। तो अगले दिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसका ठेला बंद कर दिया और उसे 12,000 का एक जुर्माना भी भरना पड़ा। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, पर तभी उसके 2 ग्राहकों ने उसे सलाह दी कि उसे कुछ इंटर्न्स काम पर रख लेनी चाहिए, जिससे उन्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और काम भी हो जाएगा। तो इससे हर्षल की उम्मीद फिर से जग उठी। हालांकि उसे लग रहा था कि यह तो गुलामी जैसा काम हो गया कि काम भी पूरा ले रहे हैं और पैसे भी नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी बिजनेस चलाने के लिए उसने कुछ इंटर्न्स को काम पर रख लिया और जल्द ही वो हेल्थ डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक अचार बनाने लगे। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी उसके बिजनेस को हरी झंडी दे दी। फिर अपने इंटर्न्स की मदद से हर्षल ने अपना बिजनेस फिर से खड़ा किया और आखिरकार उसके पास वो पोस्टर खरीदने लायक पैसे इकट्ठा हो गए। उधर बेन को पता चला कि जिस इन्वेस्टर के पास वो गया था, अब तो वो हर्षल के बिजनेस में पैसा डालना चाहते हैं। ठीक तभी हर्षल उस पोस्टर को लेकर अपनी जीत को दिखाने के लिए बेन के घर जा पहुंचा। हालांकि हर्षल बेन को मदद करना चाहता था, क्योंकि वहीं तो एक दूसरे के सहारा हैं, पर बेन को उससे कोई वास्ता नहीं रखना था। तभी बातों बातों में हर्षल ने कह दिया कि पोलैंड के लोग तो बेवकूफ होते हैं, जो सुनकर बेन को एक और खुराफात सूझी। उसने हर्षल को ट्विटर अकाउंट बनाने की सलाह दी और उस रात हर्षल ने धराधर धर्म, औरतें और शादी जैसे मुद्दों पर अपनी पुरानी सोच की ट्वीट्स डाल दिए। तो इससे नाराज होकर कई लोग अगले दिन उसके बिजनेस का बहिष्कार करने लगे और उसके इंटर्न्स भी उसके खिलाफ हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हर्षल अपनी सोच पर कायम रहा और कुछ ही दिनों में पुरानी सोच वाले लोगों ने उसे अपना हीरो बना लिया। फिर एक दिन उसे कॉलेज की प्रोफेसर के साथ डिबेट के लिए बुलाया गया। तो तभी बेन ने भीड़ में छिपकर हर्षल से क्रिश्चियन धर्म के बारे में पूछा। तो इस पर हर्षल ने बेझिझक कहने लगा कि वर्जन मेरी ने तो ईसाई धर्म अपने फायदे के लिए बनाया है, क्योंकि वो अपने नाजायज रिश्ते को छुपाना चाहती थी। और तो और उसने यहां तक भी कह दिया कि जीसस में विश्वास रखने वाला हर एक इंसान बेवकूफ है। यह सब सुनकर तो जो लोग उसके साथ थे उन्होंने भी उसको द्वारा द्वारा कर पीटा और बेचारे ने जैसे तैसे गली में छुपकर अपनी जान बचाई। उस रात उसने टीवी पर खबर देखी कि सरकार उसे वापस यूरोप भेजने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने हर्षल पर गैरकानूनी तरीके से यूरोप से अमेरिका आने का इल्जाम लगा दिया था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए हर्षल बेन से मदद मांगने पहुंचा। उसने कहा कि वो जंगल से होता हुआ कनाडा चला जाएगा और वहां अपना बिजनेस शुरू करेगा। आखिरकार बेन भी उसकी मदद करने को राजी हो गया और अगले दिन वो दोनों जंगल के रास्ते कनाडा में घुसने के लिए निकाल पड़े। पर रास्ते में बेन को चोट लग गई, तो हर्षल ने अपने कपड़े का हिस्सा फाड़कर उसके जख्म पर लगाया और रात की ठंड में उसे गले लगाकर सो गया। हर्षल के दिल में अब भी बेन के लिए उतना ही प्यार था। फिर अगली सुबह वो कनाडा की सरहद तक पहुंच गए, पर तभी उन्हें फौजी दिखाई दिए, इसलिए उन्हें तुरंत छुपाना पड़ा। यहाँ बेन को हर्षल के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए उसने सब सच बता दिया कि उसने ही हर्षल से वो ईसाई धर्म वाला सवाल पूछा था, ताकि हर्षल का धंधा चौपट हो जाए। और बेन उससे माफी भी मांगी, पर हर्षल ने तो गुस्से में उसके मुंह पर एक मुक्का मार दिया। इससे बेन वहीं बेहोश हो गया और हलचल सुनकर फौजी उनकी तरफ बढ़ने लगे तो हर्षल तुरंत छिप गया। उसने बेन के बैग से उसका लेजर और कपड़े निकाले और कुछ ही पलों में उसने दाढ़ी काटकर बेन का भेष बना लिया और फौजियों को चकमा देकर वहां से निकल गया। अब जब फौजियों को बेन मिला तो उन्होंने उसे हर्षल समझकर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बेन पर मुकदमा चलाया गया, क्योंकि बेन की कहानी पर किसी को विश्वास नहीं था।
आखिरकार असली हर्षल की जगह उसे ही वापस यूरोप की गांव में छोड़ दिया गया, जहां बेन बिल्कुल अकेला पड़ गया, क्योंकि कोई भी अंग्रेजी नहीं समझता था। तो वो चलते चलते यहूदियों के मंदिर में आ पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ हर्षल को अपने करतूत के लिए बहुत बुरा लग रहा था, तो वो बेन के घर गया और वहां रखी पुरानी तस्वीरों को देखने लगा। तभी अचानक उसे एक ड्राइंग मिली जो बेन ने बचपन में बनाई थी। बेन अपने माता पिता को बूप और बप नाम दिए थे। तब जाकर हर्षल को एहसास हुआ कि वह अपने माता पिता के नाम पर ही ऐप बना रहा था। यहां उसे समझ में आया कि वो उनसे कितना प्यार करता है, और हर्षल बिना बात ही उसे अपने परिवार पर कलंक समझ रहा था। अब उसने खुद यूरोप जाकर बेन को वापस लाने का फैसला किया। उधर मंदिर में लोगों ने बेन को अपने मरे हुए परिवार वालों को श्रद्धांजलि देने को कहा, जिससे बेन काफी भावुक हो गया। पर तभी हर्षल वहां पहुंचा और उसने बेन से दिल से माफी मांगी। उसने कहा कि बेन के मां बाप को जरूर उस पर गर्व होगा। आखिरकार बेन मान गया और वो दोनों एक तालाब पर घूमने गए, जहां हर्षल और सैरा 100 साल पहले एंजॉय करते थे। यहां उन दोनों ने मिलकर फिर से अचार का बिजनेस खोलने का फैसला किया और बेन ने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाने का जिम्मा उठाया। आखिरकार वो दोनों अमेरिका लौट आए और सैरा की कब्र पर फूल चढ़ाए। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना।